सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातें इस वक्त अपनी अपनी कैंपेन में मसरूफ़ हैं। हम रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के जलसे जुलूस होते देख रहे हैं और इसके साथ साथ पिछले चंद दिनों में चंद अहम फैसले भी आए जिसने एक सियासी जमात के मुस्तकबिल पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन पर जब ये फैसले सामने आए और उनको सज़ाएँ हुई तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक टकराव की पॉलिसी, एक तसादुम की पॉलिसी, इदारों के खिलाफ हमें एक प्रोपेगेंडा नज़र आ रहा है। इलेक्शन कमीशन पर भी मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और ये इलेक्शन कमीशन उस सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रही है, उन कंप्यूटर्स को हैक करने की कोशिश कर रही है जिनसे के नताइज को मंजर आम पर लाना है और इसके ज़रिए 8 फरवरी के इंतखाबात को भी ऐसा लग रहा है कि मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। अब इस पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका क्या रिएक्शन है, चूँकि वो तो इस वक्त अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में मसरूफ़ हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि इदारों से टकराव की जो पॉलिसी है ये आम तौर पर सियासी जमातों के लिए कितना नुकसानदेह साबित होती है और जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर उनकी राय क्या है। ख्वाजा आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सर, ये बताइएगा कि इस वक्त जो PTI जिस तरह से इदारों की से टकराव की पॉलिसी पर कारबंद है, हम मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे भी देख रहे हैं, मुख्तलिफ बयानात भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ रिएक्शंस भी देख रहे हैं, जो कि पिछले 2-3 दिनों में जो फैसले आए उनके रिएक्शन के तौर पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इस पर आपकी क्या राय है? इससे कितना नुकसान एज जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होने जा रहा है? देखें, ये एक रियलिटी है, आप इसको पसंद करें या ना करें। जो हमारे हालात पिछले 75 साल में हुआ है वो उसके मुख्तलिफ दौर में इख्तलाफात सियासतदानों के उन हालात से रहे हैं। सियासतदानों का एक तबका जो है उन्होंने इन चीज़ों की हमायत की, कुछ ने मुखालफत की, कभी हमने हमायत की, कभी किसी और ने हमायत की। ये सारी आप तारीखी इसका जो पस मंज़र है उसके ऊपर अगर नज़र जो आए तो आज जो ज़रूरत ये है कि ये चीज़ें जो है ना सॉर्ट आउट होनी चाहिए फॉर ऑल टाइम्स टू कम। और वो सिर्फ ये एक नेशनल डायलॉग जो है ना उसके ज़रिए हो सकती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले इख्तलाफात उस वक्त होते थे जब टेक ओवर होता था, मिलिट्री टेक ओवर होता था। चाहे वो 58 में हुआ, 69 में हुआ, 70 में हुआ, फिर उसके बाद 1999 में हुआ। उस टेक ओवर के इख्तलाफात होते थे, कोई टेक ओवर करने वाले के साथ मिल जाते थे, कोई मुखालिफ हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे पिछले 1.5 साल में आप कह लें एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुआ कि एक सियासी पार्टी ने इक़्तिदार से महरूम होने के बाद जो है ना डायरेक्टली फौज को एज एन इंस्टीट्यूशन नहीं बल्कि आप जो भी मैं इस वक्त मुनासिब लफ्ज़ जो है कि उसकी जो सैंक्टिटी है या उसका तकद्दस जो है उसको डायरेक्टली चैलेंज किया, जो उनके साथ कन्फ्रंटेशन को जो है एक वायलेंट कन्फ्रंटेशन जो है। पहले सारे इख्तलाफात जो थे वो सारे के सारे सियासी रहे, नजरियाती रहे, लेकिन ये वायलेंस का जो इंट्रोड्यूस किया ना फौज के खिलाफ वो PTI ने आके इंट्रोड्यूस किया, जिससे माहौल में बहुत ज्यादा तलखी बढ़ गई है। हम यहाँ पे इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं, सियासत भी करते रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन कभी ये नहीं हुआ था कि आप चेहरा नजर आता था किसी मुखालिफ का और उस चेहरे पे स्वाय नफरत के और कोई निशान ही नहीं होता था। अब ये होता है। पहले ये होता था, इलेक्शन होता था, एक दो को गाली गलौच भी हो जाती थी, जिसके सारे बात मिलके सब खुशी गमी में सब इकट्ठे होते थे। अब ये सिलसिला नहीं रहा। ये इतनी नफरतें बढ़ गई हैं, आपको PTI वाला को बंदा नजर आए वो आपको इस तरफ देखता है, उसकी आंखों में खून उतर आता है। और जिस तरह सोशल मीडिया पे ये बड़ी बर्बादी हुई है 4 साल की जो हुक्मरानी और उससे पहले जो ट्रेनिंग जो है इमरान खान ने अपने वर्कर की है, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। और रिवर्स जो है, इस नफरत को आप मोहब्बत से कर सकते हैं, नफरत को नफरत से कभी रिवर्स नहीं कर सकते। अच्छा। मेरी ये बिलीफ है या मेरा ये अकीदा है कि इसको मोहब्बत से बदलना चाहिए। जिस शख्स ने जो है अगर उसने ये तालीम या तरबियत अपने वर्कर की इस किस्म की हुई है तो नफरतें उनमें जो है इंस्टिल की हैं उसने या उनके सिस्टम का पार्ट बना दी हैं, तो उस चीज़ को जो है उस चीज़ को पर्च किया जा सकता है, वो नफरत से पर्च किया जा सकता है।
जो है उसकी गलतियों की सजा जो है, इमरान खान की गलतियों की सजा जो है, तो बाकी जो कौम जो वो तो ना भुगते ना, वो अदालतें जाने, वो जाने जो भी उसने किया है या उसके कुछ करीबी साथियों ने किया है, वो अदालतें जाने, वो कानून जाने जो है। लेकिन ये एक सिलसिला है कि जिसको हमें कोई इसका जो अगर हम इक़्तिदार में आते हैं, अल्लाह ताला हमें इक़्तिदार में लेके आए अवाम की हमायत से, उसकी अवाम की दुआओं से, मैं ज़रूर अपनी पार्टी में ये बात करूंगा कि इस चीज़ों में सब माजी में भी करते रहे हैं। मिसाक जमहूरियत एक बहुत बड़ी इसकी। तो खालिद साहब कह रहे हैं कि अगर आप आते हैं इक़्तिदार में तो ज़ाहिर है इस पर काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो इस वक्त सोशल मीडिया एक बेलगाम कैफियत में मौजूद है, इसकी कोई लिमिट्स होनी चाहिए, यहाँ पर कोई रूल्स रेगुलेशंस? चूँकि हम देखते हैं कि जिसका दिल चाहता है, जिस तरह का चाहता है, वो ट्रेंड चला देता है, और रूल्स एंड रेगुलेशन से बिल्कुल आ रही है सोशल मीडिया इस वक्त जो दिखाई दे रहे हैं। देखें, अनब्राइडल्ड कोई चीज़ जो है, बेलगाम चीज़, कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती, कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती। हदूद और कयूद जो है उनका तयन जो है आपका मजहब भी करता है, आपका माशरा भी करता है। कायदे और कानून जो है किसी माशरे में जो बनाए जाते हैं 5, 7, 8, 10 हज़ार साल से, वो इसलिए बनाए जाते हैं कि जंगल का कानून नहीं लागू हो सकता। आप जब इंसान इकट्ठे मिलकर रहते हैं तो कायदे कानून के मुताबिक रहते हैं। ये सोशल मीडिया पे जो सिलसिला चला है, मैं समझता हूँ कि ये बड़े ममालिक हैं, हमारे रीजन में बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने इसको रेगुलेट किया हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये गाली गलोच और किसी की माँ बहन का एक करना जो है वो इन्होंने फर्ज जो है यहाँ पे जो लोग हैं जाली अकाउंटों से करते हैं, या बाहर कोई बैठे, कोई लंदन बैठा हुआ है और कोई अमेरिका बैठा हुआ है, यानी कि पाकिस्तानी वहाँ भी जाके जो है संवर नहीं सके। उन जो डेवलप्ड कंट्रीज में भी जाके जेडे ऐथे भैड़े उत्थे भी भैड़े जाके। तो खालिद साहब, इलेक्शन करवाने की जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो है इलेक्शन कमीशन की, और इलेक्शन कमीशन पर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो कंप्यूटर हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नताइज पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये इस तरह के इल्ज़ामात और एन इलेक्शन डे से 5-6 दिन पहले ये किस हद तक मुतनाज़ कर सकते हैं फिर इलेक्शन के नताइज को? उनको हार नज़र आ रही है, इसलिए वो वावेला मचा रहे हैं। तो ये बस सीधी सीधी बात है। अल्लाह करे हमारे मुल्क में कोई ऐसा वक्त आए कि ठीक इलेक्शन के को जो है ठीक माना जाए, उसको इसलिए ना अपोज किया जाए या उसमें नकाइस इसलिए ना निकाले जाएं कि जी ये इलेक्शन जो है ये हमारी फेवर में नहीं गया, पब्लिक ओपिनियन हमारी फेवर में गया, इसलिए 34 पैंचर भी हो गए और 4 हल्के भी खोल दें। और ये इस किस्म का सियासी लीडरों को अगर वो ऑनेस्ट हों या को काट वाले हों या उनका मटीरियल ठीक हो तो वो बातें नहीं करते। जब मटीरियल ही गलत हो या तो फिर ऐसी बातें होती हैं, और बदकिस्मती हमारे मुल्क में हुई हैं। और सियासतदानों का फ़र्ज़ है, बाकी इदारों का भी साथ मिल के फ़र्ज़ है कि हम चीज़ों को रिवर्स करें और एक नए दौर का आगाज़ करें जिसकी बुनियाद जो है वो मोहब्बत और कोएग्जिस्टेंस। और खालिद साहब, ये जो तासुर है कि आपकी जमात को फैसिलिटेट किया जा रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं बना रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कमोबेश बात इसी तरह की कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी बहुत तल्ख लहजे में, बहुत तल्ख अल्फाज के साथ आप लोगों पर तनकीद कर रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ को वो डायरेक्ट हिट कर रहे हैं। तो ये बयानियाँ तो वहाँ से भी आ रहा है, उनकी जानिब से भी आ रहा है। तो क्या उनको भी आप ये जवाब देंगे कि उनको भी चूँकि हार का खौफ है या हार का यकीन है इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं? देखिए, मैं पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक़ सिर्फ इतना कहूँगा कि जो भी कह रहे हैं अगर बिलावल भुट्टो साहब गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो मेरे अंदाजे के मुताबिक उनका ख्याल है कि पीटीआई का वोटर जो है ना वो पीएमएलएन की नफरत की वजह से वो जो है ना वहाँ वो ले जाएंगे। अच्छा, इसी तरह जमात इस्लामी भी कोई इसी किस्म के जो है मूव्स कर रही है। तो मैं उनको कहूँगा ये ज़रूर करें, उनका हक है, डिनाई तो नहीं किया जा सकता जो वोटर को जो है जिस मर्जी पार्टी के वोटर को अपनी तरफ लेके जाएं। लेकिन मैं उनसे ये कहूँगा कि उनका विरसे में मिसाक जमहूरियत है। जो बीबी शहीद ने और मियाँ नवाज शरीफ ने मिलके एक नई जो है रवायत जो है उसकी बुनियाद रखी पाकिस्तानी सियासत में, जिसकी मैं अभी चंद लम्हे पहले आपसे बात कर रहा था कि मोहब्बत की और मिल के चलने की जो है उसकी नफी ना करें। वो सबसे बड़ा असासा है पीपल्स पार्टी की तारीख में, सबसे बड़ा असासा है। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद जो है सबसे बड़ी जो लेगेसी है उस फैमिली की, जो उनके पता नहीं
क्या उनका लेगेसी, जरदारी साहब की क्या लेगेसी है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन बीवी की जो लेगेसी है मिसाक जमहूरियत, उसको ऑब्जर्व करें, उस स्पिरिट को जिंदा रखें, उसकी स्पिरिट को जो है उसकी नफी न करें। तो खासा वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप लोग बड़ा सख्त जवाब दे रहे हैं और बड़े सख्त अल्फाज हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस शिद्दत से जवाब नहीं दिया जा रहा जिस शिद्दत से वो तनकीद कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर। तो बड़े दिल का मुजाहरा करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। इसीलिए कर रहा है ना मैं, जो अगर मैं जिस तरह आप कह रहे हैं, अगर मैं उस तरह जवाब देता, कोई उनको काउंटर करने की कोशिश करता, तो फिर मैं मेरी बात का तो असर नहीं ज़ाहिर होना, फिर तो 2 नंबरी होते हैं, मुनाफिकत हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स मौके पर पूरी सूरत हाल पर जानेंगे। नासिर हुसैन शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नासिर जब से अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू की, हमें आप पहले दिन से बता रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड आप लोगों को दस्तयाब नहीं है। ये शिकवा अभी आपका इलेक्शन से 5-6 दिन पहले तक मौजूद है, बरकरार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात चेयरमैन साहब ने सबके लिए की थी कि सबको मिलना चाहिए, और अभी आप देख लें कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो कुछ को मुयस्सर है, कुछ को नहीं है। और हालिया भी जो इंतखाबात हैं और उसमें जितने तज्ज़ियाकार हैं या जो आम लोगों की ज़ुबान है, वो यही बात करती है कि किसी एक को ही बहुत ज़्यादा फेवर दी जा रही है, और ज़ाहिर है उसका जो रद्द अमल है वो भी आवाम की तरफ से कोई ठीक नहीं आ रहा। तो चेयरमैन साहब ने जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की थी वो सब के लिए की थी। कोई पीपल्स पार्टी को तो कभी भी फेवर किसी इलेक्शन में भी नहीं मिली। हमने तो तमाम मुश्किल हालात में भी इलेक्शन जीते हैं, और जब भी पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई है तो मुश्किल तरीन हालात में। तो नासिर साहब, अभी जो हम मुकाबला देख रहे हैं वो तो हमें ऐसा लग रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान है। कोई एक जमात सबसे बड़ी होगी, सबसे ज़्यादा सीटें लेगी, कोई एक जमात दूसरे नंबर पर होगी। तो आज़ाद उम्मीदवार और दीगर जमातों के हाथ क्या आएगा, यानी हुकूमत साजी में फिर ये क्या किरदार अदा कर सकते हैं या करेंगे? देखिए, आज़ाद उम्मीदवार 2 तरह के हैं। दूसरे वैसे बहुत सारे इलेक्टेबल्स जो हैं वो भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, और वो कई जगहों पे उनकी जीतने की पोजीशंस हैं। उनको तो आप आज़ाद तस्वर कर सकते हैं, और वो एक कुलीदी जो रोल है वो उसमें उनका होगा। जब भी इलेक्शन के बाद फॉर्मेशन होगी गवर्नमेंट्स की, प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट की, तो उसमें वो अहम रोल उनका होगा। तो जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात करते हैं वो उन आज़ाद उम्मीदवारों की बात करते हैं जो जीतेंगे, तो वो उनसे हम राब्ते करेंगे। जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको हम आज़ाद उम्मीदवार नहीं समझते। तो नासिर साहब, पीपीपी बिजली मुफ्त देने का वादा कर रही है, नून लीग ने भी वही वादा कर लिया। अब ये बताएं कि मुख्तलिफ अंदाज से किए गए वादे आप लोगों के, ये पूरे कैसे होंगे, वफा होंगे ये वादे? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने मंशूर पर अमल किया है। अच्छा। और चेयरमैन साहब ने जो जो बातें की हैं वो हमने पहले करके दिखाई हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि हम तनख्वाहें डबल कर देंगे, कोशिश करेंगे कि लोगों के ज़राए आमदनी में भी इजाफा हो, ऑलमोस्ट डबल हो। तो हमने जब पीपल्स पार्टी की 2008 से 13 की तक की गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने, आपको याद होगा, 135% तनख्वाहें बढ़ाई थी, जो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हैं। तो हम ज़रूर वो अमल करते हैं। बिजली की बात आपने जो की, देखें चेयरमैन साहब सोलराइजेशन की बात करते हैं, और वो यहाँ पे सिंध में हमने बहुत से घर बनाए हैं जिनमें सोलर पैनल और इस तरह का हमने वहाँ पे करके दिखाया है। तो अब उसका सिर्फ फैलाव बढ़ाना है, और सिंध के अलावा दीगर सूबों में भी जब चेयरमैन साहब इंशाल्लाह इस दफ़ा 8 फरवरी के बाद प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो ये फ़ायदा सबको पूरे मुल्क में मिलेगा। तो नज़ब, इस वक्त जो सबसे बुनियादी मसला है पाकिस्तान के आवाम का वो महंगाई है, जिसने कि कमर तोड़ दी है लोगों की। उसका क्या प्लान है पीपल्स पार्टी के पास, कैसे इस मसले को हल करेंगे, क्या करेंगे ऐसा? देखें, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा बात जो है वो आम लोगों की करती है, उनकी करती है जो इस वक्त बहुत परेशान हाल है। तो इसीलिए चेयरमैन साहब ने जो प्रोग्राम दिया है, जो मंशूर दिया है, उसमें इन सब चीज़ों को कैटर किया है। चेयरमैन साहब ये भी कहते हैं कि वो मुकाबला जो उनका इलेक्शन के बाद होगा वो गुर्बत से है, महंगाई से है,
बेरोज़गारी से है और दहशतगर्दी से है। तो ये चीज़ें पीपल्स पार्टी ही बेहतरी लाती है, रोज़गार भी लाती है, रोज़गार के मौके भी फराहम करती है और सब्सिडाइज भी चीज़ों को करती है। बल्कि देखें, अगर आम उसकी बात की जाए तो जो बेसहारा बेवाएँ हैं या दीगर वो तबका है जो बिल्कुल कोई ज़राए आमदनी नहीं, तो पीपल्स पार्टी ने ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया और इस दफ़ा उसका दायरा कार बढ़ाएंगे भी और उसकी रकम को भी मज़ीद बढ़ा देंगे। और फिर इसके साथ साथ जो चेयरमैन साहब ने मज़दूर कार्ड की बात की है, किसान हारी कार्ड की बात की है, जो स्टूडेंट कार्ड की बात की है। अच्छा, एक और बात भी आपको, ये हमने यहाँ पे सिंध में ये कानून साजी की है। अच्छा, यहाँ पे मज़दूर कार्ड और हारी कार्ड, किसान कार्ड जो है हमने बनाया है। जो मज़दूर कार्ड है उसका क्या मकसद है? मज़दूर देखें, जो बड़ी फैक्ट्रियों में, बड़ी मिल और बड़ी उसमें काम करते हैं, वो सेसी और वर्कर वेलफेयर बोर्ड और इसमें उनकी इनरोलमेंट होती है, उनके बच्चों की तालीम मुफ्त होती है, उनके जो हेल्थ फैसिलिटीज़ उनको फ्री होती हैं, उनको दीगर रहने के लिए भी अकोमोडेशन का भी प्रोविज़न होता है। तो जो हमने यहाँ पे कानून साजी की है उसमें उसका दायरा बढ़ाया है कि जो रेहड़ी चलाने वाला है, रक्षा चलाने वाला है, टैक्सी चलाने वाला है, किसी घर में काम करता है, किसी दुकान में काम करता है या भट्टा कहीं भी वो काम करता है, उसका एनरोलमेंट होगी और फिर उनको ये सारी फैसिलिटीज़ होंगी जो किसी भी बड़ी फैक्ट्री या बड़ी मिल में जो काम करने वाले होते हैं उनको जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो इन सबको मिलेंगी। तो पीपल्स पार्टी ही है जो इस पे बात करती है। लेकिन नज़ब, इस बार हम इलेक्शन की वो गहमा गहमी नहीं देख रहे जो हमें 2018 में देखने को मिली या 2013 में देखने को मिली, जब हफ्तों महीनों पहले कैंपेन शुरू हो जाती थी। अब बड़ी ताख़ीर से देखिए, इसकी वजह एक ही है, सिर्फ पीपल्स पार्टी इलेक्शन चाहती है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपको पूरे मुल्क में उनके जलसे, उनके वर्कर्स कन्वेंशन, उनकी रैलियाँ, उनकी दीगर एक्टिविटीज़ नज़र आ रही होंगी। और इसी तरह जो पीपल्स से लोग हैं, दूसरे लोग इलेक्शन से फ़रार चाहते हैं। कोई मौसम का बहाना बनाता है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट की बात करता है, कोई खुल के बात नहीं कर रहा था। मिसाल के तौर पर मियाँ नवाज शरीफ साहब हमारे लिए बहुत मोहतरम है, PMLN का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है जो सेंट्रल पंजाब या जो भी कुछ कह लें, लेकिन वो इलेक्शन से खाइफ हैं। अच्छा, और जब दो टीमें हों, दो फौजें हों, दो सियासी पार्टियां हों या जो भी जब मुकाबले में आती हैं, अगर एक टीम का मोरल डाउन होता है, ऑलरेडी वो शिकस्त अपने जहन में रखते हैं, वो खाइफ होते हैं, तो वो क्या मुकाबला करेंगे? तो इसीलिए जो हम बहुत पुरुमीद हैं कि इलेक्शन जो है वो पीपल्स पार्टी का है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आइंदा वज़ीर आज़म होंगे। और ये जो एक्टिविटीज़ की आप बात कर रहे हैं, ये जो गर्म जोशी जो नज़र आपको नहीं आ रही, वो इसलिए नज़र नहीं आ रही कि सबकी तरफ से होती हैं। अब जाके जलसे शुरू किए हैं PMLN ने, लेकिन अब काफ़ी टाइम जो है वो गुजर चुका। तो नासिर साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि बाकी जमातें नहीं चाहती इलेक्शन, तो क्या शफाफ इलेक्शन होते आपको नज़र आ रहे हैं? फिर देखिए, इलेक्शन शफाफ होने चाहिए और उसके लिए हमारा स्टांस तो था कि PTI को हिस्सा मुकम्मल तौर पर लेने दिया जाए, उनका सिंबल भी होना चाहिए। लेकिन जो बेवकूफ़ियाँ थी PTI की वकला की तरफ से जिस तरह की गई या उनके पार्टी अहदेदारों की तरफ से की गई कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन प्रॉपर नहीं कराए गए, फिर वो डिफेंड नहीं कर सके चीफ जस्टिस साहब के सामने। फिर उनको दूसरे दिन मौका था जिसमें वो खोसा साहब ने बचपन किया या एक सस्ती शोहरत के लिए वो केस वापस ले लिया। उस दिन भी वो चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट कर सकते थे, जिस दिन लेवल प्लेइंग फील्ड का केस लगा हुआ था कि जी चलें, आपने हमें बैट नहीं दिया, लेकिन तमाम को कोई एक सिंबल के लिए तो इलेक्शन कमीशन को कहें, और वो मौका था, वो हो जाता। लेकिन इसी तरह जिस तरह उनको सज़ाएँ हुई हैं खान साहब को, तो जो उनके वकला हैं वो सिर्फ इश्यूज़ को पॉलिटिसाइज़ कर रहे हैं, आईनी कानूनी तौर पर अपने क्लाइंट को डिफेंड नहीं कर रहे। और यही वजह है कि देख लें, उन्होंने सिला ये ले लिया कि आज एक वकील जो है वो चेयरमैन है PTI का,
तो सिर्फ अपने आप को और इलेक्शन लड़ने के चक्कर में। सही। अब नासिर, चूंकि ज़ाहिर है इस वक्त सियासी पारा तो ये हाई है, एक दूसरे पर बड़े शदीद और संगीन इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, लेकिन आगे अगर अक्सरियत के लिए उन्हीं लोगों के साथ दोबारा बैठना पड़ता है जिन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो क्या सूरत हाल बनेगी? माजी में भी साथ बैठ चुके हैं अभी इल्ज़ामात, और फिर कल को साथ बैठेंगे। देखें, ये तो एक हकीकत है कि मेजॉरिटी मुश्किल है कि किसी एक को भी मिले। अच्छा। सिंपल मेजॉरिटी भी मुझे नहीं लग रहा कि किसी को मिलेगी। तो जाहिर है कोलिशन गवर्नमेंट होगी। ये इलेक्शन के बाद के फैसले हैं और उसके बाद पीपल्स पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि गवर्नमेंट हम बनाएंगे और सबसे ज़्यादा सीटें नेशनल असम्बली में हमारी होंगी। उसकी वजह एक तो सिंध है कि सिंध में हम स्वीप कर रहे हैं, और फिर बलूचिस्तान में बहुत बेहतर सूरत हाल है। जनूबी पंजाब में भी बहुत उम्मीद अफजा वहाँ की रिस्पॉन्स है। सेंट्रल पंजाब डिफ़िकल्ट है, लेकिन चेयरमैन साहब खुद लड़ रहे हैं। वो जो हमारा वोटर सपोर्टर जो घर बैठ गया था या किसी और पार्टी में चला गया था, वो सब वापस आ रहे हैं। इस तरह केपी में भी हमें ज़रूर शेयर मिलेगा, वहाँ भी बहुत मेहनत हो रही है। तो हम तो इसलिए बहुत कॉन्फिडेंट है। दीगर जो पार्टीज़ हैं उनका ऐसा सूरत हाल नहीं है। मिसाल के तौर पर नून लीग का सिंध में कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं है कि वो एक भी सीट यहाँ पे ले सके। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की उम्मीद थी, वो जो कराची का था, लेकिन वो उनके जो एलाइज थे MQM वालों ने उनके साथ वहाँ पे फड्डा किया, वो उनको नहीं दी। तो अब तो वो सीट भी हमें मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा। ऑलरेडी हमारे पास है वो कादिर मंदोखाल साहब, पहले भी जीते थे। तो इसी तरह दीगर सूबों में भी मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि हम बहुत उम्मीद है स्प्लिट मैंडेट आएगा, और फिर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो उसमें कुलीदी किरदार जो है वो अदा करेंगे। और हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो आपको पता है मफाहमत के बादशाह हैं, और हम समझते हैं कि दीगर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पीपल्स पार्टी को तरजीह देंगी। ठीक है नाज़िर, अब एक आखिरी सवाल के अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाती है, आप हुकूमत साजी करते हैं, कौन से ऐसे इशूज़ होंगे जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पर होंगे? फिर देखें, जो मसाइल हैं, जैसे हमने आपसे पहले भी कहा कि चेयरमैन साहब हर तकरीर में ये बात करते हैं। एक तो पुरानी जो सियासत थी उसको वो खैराबाद कहना चाहते हैं। अच्छा। कि जो इंतकाम की सियासत थी, जो लेग पुलिंग की सियासत थी, जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की सियासत थी, बल्कि वो कहते हैं कि बेहतरी की बात करनी है। और हमारा बड़ा टारगेट जो है वो गुर्बत है, महंगाई है, और ये जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको बेहतर करना है। दूसरी बात जो चेयरमैन साहब कहते हैं कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो कोई सियासी कैदी नहीं होगा। इससे बहुत सारे लोग ये जहन में ले लेते हैं कि जो 9 मई के लोग हैं उनको भी छोड़ दिया जाएगा। देखें, हर किसी ने केस फेस करना है, साइफर केस हो, दीगर हो, तो कानून के तकाज़े। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे साथ मौजूद थे। कह रहे थे सिर्फ पीपल्स पार्टी इलेक्शन चाहती है, बाकी जमातें इलेक्शन चाहती ही नहीं है। और एक जमात के हवाले से इस वक्त तासुर यह भी बन रहा है कि वो इलेक्शन के नताइज को मुतनाज़ करने की कोशिश कर रही है। एक ब्रेक के बाद इसी पर गुफ्तगू करेंगे और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और बानी चेयरमैन PTI के ऊपर जो लगे इल्ज़ामात थे, जब वो सही साबित हुए और जब उनको सज़ा सुनाई गई, तो उसके बाद अब 8 फरवरी के इलेक्शन को हम मुतनाज़ करने की एक कोशिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने आ रही है। और इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वो कंप्यूटर हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, नताइज को वो तब्दील करना चाहते हैं, उसमें कोई रद्दबदल करना चाहते हैं। कुछ बौखलाई हुई भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हमें लग रही है, चूँकि पहले उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाने का ऐलान किया और एक बार फिर उसको मुलतवी कर दिया गया। ज़ाहिर इतने कम वक्त में मुमकिन नहीं था कि इलेक्शन कमीशन अब उन्हें उनका इंतखाबी निशान बल्ला अलॉट कर सके। तो इस वक्त क्यों इस कैफियत का शिकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जो सज़ा इस वक्त उनके साबिक चेयरमैन को हुई है, उस सज़ा का कितना इम्पैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आने वाले दिनों में हम होता देखेंगे, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। फयाजुल हसन चौहान साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। 8 फरवरी के इंतखाबात को क्या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके नताइज को खासतौर पर मुतनाज़े बनाने की कोशिश कर रही है? इलेक्शन कमीशन पर हम इल्ज़ामात देख रहे हैं, बाकी सियासी जमातों के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन वो इनसे खासे मुख्तलिफ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखें, पाकिस्तान के तमाम रियासती अदारे, पाकिस्तान के अदालती अदारे, पाकिस्तान के सियासी अदारे जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी फैसिलिटेट कर दें, जितना मर्जी अरेंजमेंट कर लें, जितना मर्जी बंदोबस्त कर लें, जितना मर्जी हालात और वाक़यात को और नज़ायर और कराइन को बेहतर बना लें, पीटीआई ने इलेक्शन का रिजल्ट तस्लीम नहीं करना। अच्छा, मैंने तो बात ही उक्के से ख़त्म कर दी ना। देखें, वो एक एजेंडे पे हैं और उनके पीछे जो उनके चीफ पैटर्न है ना, जो उनके मास्टर्स हैं, वो एक एजेंडे पे हैं। एजेंडा सिंपल सा है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, पाकिस्तान की आवाम का जहन को गंदा करके पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल लॉलेसनेस क्रिएट करनी है, जिसके अंदर वो अच्छे खासे कामयाब हैं, अच्छे खासे। और बेसिक टूल सोशल मीडिया है, और यकीन जाने अरबों रुपया इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। आप इस वक्त यूट्यूब में चले जाएं, आप सोशल मीडिया के अंदर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कोई पोस्ट को उठाएंगे, आपको कमर्शियल एड जनाब नजर आएगा। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब पैगाम दे रहे हैं, अरबों रुपया। अभी पूछिए किस मकसद के लिए? ये ऑपरेशन गोल्ड समिट प्लस है, ये गोल्ड समिट का पैसा है, ये जमाइमा खान का पैसा है, ये जैक गोल्ड स्मिथ का पैसा है, और वो सारे का सारा पैसा लगा हुआ है कि मुख्तलिफ एंगल से पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत, एक फेल्ड रियासत के तौर पे इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल मीडिया में, पाकिस्तान के अंदर ये उसको साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इस इलेक्शन में तो वाज़ेह तौर पर उन्हें पता है कुछ भी नहीं हासिल, इलेक्शन तो वो खत्म हो गया उनका, जिस दिन उनको इंतखाबी निशान नहीं मिला। तो इस वजह से मैं ये समझता हूं कि 8 फरवरी का इलेक्शन हर हाल में होना चाहिए, और 8 फरवरी के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद पाकिस्तान के अंदर जो 2 सालों से तहरीक फसाद फिल अर्ज जारी है वो खत्म होनी चाहिए। पाकिस्तान को एक सीधे रास्ते पे इकोनॉमिकली अपने पांव पे खड़ा करने की एक तहरीक शुरू होनी चाहिए। जो एक नई हुकूमत आए वो अपनी इस एजेंडे के ऊपर पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए वो अपने काम की तरफ आए, ये बड़ा ज़रूरी है। और फैज़ साहब, तो इलेक्शन कमीशन ने भी इनकी जो बड़ी कन्फ्यूजन ख़त्म कर दी कि जो भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े और अगर वो जीतता है, असेंबली में आता है, तो वो उसके पास 3 दिन का वक्त है और वो अपनी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर ले। तो उस सूरत में अपनी जमात के रिवाइवल का इनके पास तो चांस मौजूद है, फिर ये मैदान से भाग कर और सोशल मीडिया का सहारा फिर क्यों लिया जा रहा है? सर, तहरीक इंसाफ में नहीं ना जा सकेंगे, हर पॉलिटिकल पार्टी में जा सकेंगे। यही तो इनके लिए एक अजाब है कि ये तहरीक इंसाफ एनलिस्टेड नहीं है इस इलेक्शन के अंदर जनाब, एज अ पॉलिटिकल पार्टी। अगर एनलिस्टेड होती इलेक्शन कमीशन के खातों में और तो फिर उनको इंतखाबी निशान मिल जाता। उन्होंने बर वक्त अपना इलेक्शन नहीं करवाया, फिर इलेक्शन जो करवाया वो इंतहाई फेक, स्यूडो, सो कॉल्ड, थका हुआ 2 नंबर किस्म का इलेक्शन था, जिसकी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने, पाकिस्तान की आला अदलिया ने, पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने उनके खिलाफ फैसला देते हुए उनको इंतखाबी निशान नहीं दिया। और एज अ पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त इस इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन 2024 में तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं ले रही एज अ पॉलिटिकल पार्टी। तो जब आगे भी 5 साल वो एज अ पॉलिटिकल पार्टी कंसिडर नहीं होगी अनटिल अनलेस कि वो नया इंतखाबी जनाब आपका मार्का जनाब अपना, अब देखना इन्होंने 2 तारीख, अभी इन्होंने इलेक्शन क्यों रखा था? इन्होंने इलेक्शन इसी वजह से रखा था कि जैसे ही इलेक्शन आपका कंप्लीट होना है उसके 3 दिन के अंदर अंदर इनके जनाब कोई उक्का दुक्का जो भी जीतेंगे उन्होंने फैसला करना है शामिल होने का। तो अगर तो ये इलेक्शन करवा के सर्टिफिकेट नहीं ले पाते तो फिर तो पीटीआई तो एनलिस्टेड नहीं होगी, फिर वो ज्वाइन करने पे पाबंद होंगे। जमात इस्लामी, आईपीपी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआई, एनपीएम, बाप पार्टी, वो इस पार्टी को ज्वाइन करने के पाबंद होंगे। तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने के अब वो पाबंद नहीं है ना, वो कर सकते हैं। तो ये इनके लिए तो अजाब बन गया ना। आगे कहते हैं ना कि अगुन लाते पिछो चक, इनके लिए तो ये माहौल बन गया है। सही। उसका तो इसका मतलब फैज़ साहब, ये जो अभी भी ऑन ग्राउंड जो एक रियलिटी है वो चंद एक लोग जो इनको अगर वोट देना चाहते हैं और वो इनके आज़ाद नुमाइंदों को दे भी देते हैं तो फिर वो दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए पे तो वोट कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि फिर वो आज़ाद नुमाइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो शामिल हो नहीं सकता। तो इनको वोट देने वालों के वोट फिर एक तरह से ज़ाय हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो किसी और जमात के पास चले जाएंगे। इन्होंने जितनी पाकिस्तान की रियासत के साथ चलाकी की वानी चेयरमैन ने और फिर आगे उनकी टीम ने,
पिछले 2 सालों में, जितनी इन्होंने इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी पाकिस्तान की रियासत के साथ की, एज यू सो शैल यू रीप, अब वो वही बुआएं काट रहे हैं। अब ये हर तरफ से जनाब, जिसे कहते हैं ना कि बंद गली के अंदर आके बिल्कुल जिसके फंस चुके हैं। अब इनके लिए कोई रास्ता नहीं है। ये जो इलेक्शन है ना, अगला इलेक्शन, मुझे नहीं पता क्या सूरत हाल बनती है क्या नहीं बनती। पाकिस्तान की सियासत भी जो है ना अजीब, एक दादी वेड़ा है, एक मासी वेड़ा है, यहाँ पे कोई चीज समझ नहीं आती, ठीक है। और पाकिस्तान का बाकी अदालती सिस्टम के अंदर भी चीजें आप पिछले 30, 40, 50 साल के खुसूसन पिछले 20-25 साल के उठा ले तो आपको नजर आएगा। लेकिन इन इलेक्शनों में, और अगला जो आपकी असेंबली का टेन्योर 5 साल का है, 2 साल का है, 6 महीने का है, 4 साल का है, पीटीआई का कोई रोल नहीं है। हाँ, उसका अगला इलेक्शन, मैं नहीं कहता मैं सियासी कारकुन हूं, मैं कोई बुग़्ज़, कीना, अनाद या इंतहा पसंदी का शिकार अपने आप को कभी नहीं करूंगा। रियलिस्टिक बात करूंगा। अगला इलेक्शन कौन जीता तेरे जुल्फ के सर होने तक, इन इलेक्शनों के अंदर खत्म, नाम लेवा ही कोई नहीं है तहरीक इंसाफ का। लेकिन फैयाज साहब, हम देख इलेक्शन के हद तक आप इनके खत्म होने की बात कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर तो अभी भी हम इनकी मौजूदगी देखते हैं और खुद उनका क्लेम है कि सोशल मीडिया की सबसे ये पॉपुलर जमात हैं। मुख्तलिफ ट्रेंड्स भी हम इनकी जानिब से चलते हुए देखते हैं। अब उसको आप प्रोपेगेंडा कह लें या उनका रिएक्शन कह लें, उनकी राय कह लें, तो फिर ये सोशल मीडिया पर इनकी मकबूलियत क्यों खत्म नहीं हो पा रही है? के लिए ना सोशल मीडिया के लिए एक अलग से इलेक्शन रख लिया जाए, उसमें सोशल मीडिया पे ही जनाब सारे कमेंट्स करके, राय दे के, पोस्टर लगा के वोट दें, और फिर सोशल मीडिया के जरिए से जनाब फिर एक पार्लिमानी ग्रुप बना लें हर असम्बली का और कौमी असम्बली का। फिर सोशल मीडिया के जरिए से ही उसका एक पार्लिमानी लीडर बना के एक तो सोशल मीडिया का वज़ीर आज़म बना दें। वो ऑब्वियसली साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ होंगे इनके, और इसी तरह वो हर जनाब सूबाई असम्बली का भी एक सोशल मीडिया का वज़ीर आला बना लें, और सोशल मीडिया के अंदर फिर सोशल मीडिया खेलते रहेंगे। बस ठीक है, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स कुछ और है, इलेक्शन की सियासत कुछ और है। तो आपको नहीं लगता फैयाज साहब कि ये जो सोशल मीडिया पर इनके कुछ सपोर्टर्स मौजूद हैं जो इनके नज़रिए के हक में बात करते हैं, वो इलेक्शन डे पर निकलेंगे, पोलिंग स्टेशन तक जाएंगे और इनके कैंडिडेट्स को वोट देंगे? यार देखो, इनको ना ये जो सोशल मीडिया के इनके एक्टिविस्ट है ना, और वकील इनके जो है, इनके वकील, सारे वकील नहीं, 99% वकील बिल्कुल अपने ट्रैक पे जा रहे हैं, उनके से कोई गरज नहीं है। वो जो 1%, 100 में से एक वकील जो इनके साथ लगा हुआ ना, उस वकील ने और इनकी सोशल मीडिया के जो बैठे हुए लोग हैं जो सारा दिन भाव करेंगे, इन्होंने ही तो मरवाया बानी चेयरमैन को। इन्होंने कहा कोई हाथ लगा के देखे, हाथ लग गया। इन्होंने कहा कोई इनको जनाब जेल में डाल के देखे, जेल में डाल दिया। कोई उन्होंने कहा इनको कोई सजा दे के देखे, सजा हुई। अब ये कहते हैं कोई इनको फांसी दे के देखे, वो ये मरवाने वाले ही है। तो खुदा का वास्ता है, ये साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने दिमाग से सोचें, इस मुल्क और इस खित्ते की ग्राउंड रियलिटीज को समझते हुए वो खुद ओवरव्यू करें अपने जनाब स्टैंस के ऊपर, अपने नैरेटिव के ऊपर। और जो तो चीज फयाज साहब, ये इंटेंशनली, ये जिन वकीलों की आप बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया टीम की, उन्होंने इंटेंशनली किया है या फिर ये उनकी कम इल्मी, कम फहमी की वजह से ये हो गया है? ये चूंकि उनको सियासी बसीरत नहीं थी। सारे शिकार पे है, सारे जनाब कहीं ना कहीं से जनाब कनेक्शन में है। अब आप मुझे बताओ, लाहौर का जनाब बानी चेयरमैन का, जनाब कौमी असम्बली का जो कागजात नामजदगी था, आप ना किसी सियासत के मैदान के लूले लंगड़े से भी पूछेंगे ना, तो उसको ये पता है कि बलदियाती इलेक्शन हो या कौमी सूबाई का, उस हल्के के अगर तजवीज़ करिंदा और तायद करिंदा नहीं होंगे तो कागजात नामजदगी ऐसे रिजेक्ट होंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट छोड़ के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी चले जाए तो वहां से बाहर नहीं हो सकते। ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगलों ने तजवीज़ करिंदा, तायद करिंदा जनाब बानी चेयरमैन के हल्के से बाहर के जनाब नॉमिनेट कर दिए वकीलों ने, इनके जो वकील थे। तो आप बताओ फिर क्या करें? तो फिर फैयाज साहब, ये इनके वकीलों ने अगर गलत मशवरे दिए और इनको यहाँ इस नहज पर पहुंचाया, तो फिर मकसद क्या है? पार्टी क़यादत तो चलें हासिल हो गई, उस लीडरशिप के रोल में आ गए, लेकिन जब पार्टी रजिस्टर ही नहीं है, इलेक्शन में उस तरीके से पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही, तो उनके हाथ क्या आएगा फिर? सर, बानी चेयरमैन के हाथ में तो कुछ भी नहीं आ रहा, उनके हाथ में तो वही कुछ आएगा जो पिछले 3-4 रोज से आप देख रहे हैं, और अगले आपको कुछ अरसे में और नजर आ जाएंगे। अभी जो लीडरशिप है, ये जिन वकीलों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, इनके लीडरशिप है ही नहीं। इनका पीटीआई से क्या ताल्लुक है? प्रेसिडेंट गौर का क्या ताल्लुक है पीटीआई से? शेर अफजल मरवत का क्या ताल्लुक है? लतीफ खोसा का क्या ताल्लुक है? चौधरी रजाद हसन का क्या ताल्लुक है? ये सारे शिकारी हैं, सारे शिकार पे आए हुए हैं।
इनकी गलतफहमी थी कि बहुत पॉपुलर है सोशल मीडिया में और फला हम जनाब चलो जनाब बैती गंगा में हाथ धोए और MNA MPM बन जाए, ये इस वहमो ख्याल में थे। वरना इन सारों की जिंदगियां ANP और पीपल्स पार्टी में गुजरी हैं सारी, आज से 6 महीने से लेकर साल पहले तक। और इनमें से 2-3 तो इतने बड़े मुनाफिक हैं कि एक तरफ पीपल्स पार्टी की किश्ती पे पाँव रखा हुआ था, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की एक टिकट से 2-2 मजे ले रहे थे। वो तो फिर एक लतीफ खोसा साहब को जनाब मारी ना टांग, आसिफ जरदारी साहब ने किक लगा के बाहर भेजा, चलो। और फयाज साहब आखिरी सवाल के अब इनमें से अगर कोई मुस्तकबिल में इलेक्शन के बाद 8 फरवरी के बाद IPP को ज्वाइन करना चाहेगा, चाहे वो जीता हुआ हो या हारा हुआ हो, IPP उसको वेलकम करेगी? और भाई IPP सबको प्यार से करेंगे, सबका स्वागत, आप बेगम रहे। इसके अलावा भी 60-70 जगह आजाद जीतेंगे, जो इनके 2-4-10 जीतेंगे ना, उसके अलावा भी, तो उनमें से सबको इंशाल्लाह सीने से लगाएंगे। अच्छा, सबको जनाब साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा। मौक़िफ़ आपने उनका सुना। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से बहुत ही एक अहम स्टेटमेंट सामने आया, जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान को इस वक्त जिन अनासर से ख़तरा है, वो अनासर इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं और उनसे मुतालिक इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जा चुकी है, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो चुकी है। और इन हालात में, जबकि गुज़िश्ता कुछ दिनों में हमने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात में तलखी देखी, 1-2 वाक़यात ऐसे हुए जिसके बाद दोनों ममालिक के सफ़ीर वापस बुला लिए गए और बिल्कुल ताल्लुकात मुनक़ता हुए। लेकिन फिर हमने उस बर्फ़ को पिघलते हुए भी देखा जब 29 जनवरी को ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया और उसके बाद हालात काफ़ी हद तक मामूल पर आ गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये बयान कितना इंपॉर्टेंट है और अफ़गान हुकूमत को क्या इस पर ख़ुद से कोई कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर नहीं होती ये कार्रवाई तो फिर दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं और ख़ित्ते की सूरत हाल के लिए ये इस वक्त कितनी एक मनफी बात है और कितने चैलेंज आगे इसको लेकर सामने आ सकते हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये ईरान वाला जो मामला हुआ, अभी उसको हुए कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं गुजरे हैं, ईरान ने पाकिस्तान की हुदूद की खिलाफ वर्जी की और यहाँ हम अफगानिस्तान को बड़ा क्लियर बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान में अमन अमान के लिए ख़तरा हैं, जो कि शायद उनके कुछ कनेक्शंस इंडिया के साथ भी मौजूद हों, तो फिर अफगानिस्तान अब इस तरह की कोई कार्रवाई करने में क्यों ताख़ीर कर रहा है इस वक्त? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। और बात देखें, एक तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान को मैसेज मिल गया जब ईरान में हमने जब स्ट्राइक किया है। सेकंड ये है कि देखें वहाँ पे जो प्रेजेंस है ये आज की बात नहीं, और पाकिस्तान गवर्नमेंट काफ़ी सालों से कह रही है, और स्पेशली जब से अफगान तालिबान पावर में आए हैं। और देखें अफगानिस्तान की सरजमीन हिस्ट्री रही है, हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती रही है, राइट फ्राम 1947 हमारे खिलाफ वो अफगानिस्तान वाले रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट जिस तरह हमने यहाँ अफगान रेफ्यूजीज को अकोमोडेट किया और जिससे इलीगल यहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो बहुत सारे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें कि जितने आजकल बड़े टेरर ग्रुप्स हैं या उस वक्त थे, वो सारे उनका जो सेफ हेवंस थे वो कंदहार और जलालाबाद और काबुल में थे। और इसी तरीके से जो बाकी जो टेरर आउटफिट्स हैं, स्पेशली जब हम बात करते हैं अफगान तालिबान के टेक ओवर करने के बाद TTP जो है, और जिसके हमने वाज़ेह सबूत उनको दिए हैं अफगानिस्तान को कि जो जिस तरह हमलों में इन्वॉल्व रहे हैं, राइट फ्राम चत्ताल से लेके नीचे पसनी तक के हमलों में TTP और दूसरे जो उनके जो एफिलिएटेड ग्रुप्स है इसमें इन्वॉल्व थे। और इसमें तो ये भी अफगान नेशनल्स भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। और जो सुसाइड हमले हुए उसमें देखेंगे 24 में से जो 16 जो नेशनल थे वो अफगान नेशनल से हमने डोजियर समझ लेके उनको इंडिकेट करके बताया है कि कहाँ कहाँ पे लोग बैठे हैं, और उनकी मीडिया सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं। और देखें कि स्पेशली जो सेफ हेवंस की हम बात करते हैं, TTP कंफर्म है ना। TTP देखें कि नूरिस्तान में है, कुनर में है, नंगहार में है, खोस्त में इनके ट्रेनिंग कैंप से, कुनर में सुसाइड बम्बिंग के ट्रेनिंग वहाँ पे हो रही है, तो पख्तिका में भी इनके वहाँ पे प्रेजेंस है। जो रिसेंट रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन एनालिटिक सपोर्ट ग्रुप की, जो लास्ट ईयर में उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, और इस दफा भी उन्होंने अब प्रेजेंस का दोबारा एक और इम्पोर्टेंट चीज बताई है, दैट इज प्रेजेंस द अल-कायदा इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर विद एवरी पासिंग डे। और फिर उन्होंने ये भी बताया अल-कायदा सपोर्ट कर रही है TTP को अगेंस्ट टेररिस्ट अटैक इनसाइड पाकिस्तान।
अलकायदा इन सब कंटिनेंट पे यहाँ पे है, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं टीटीपी को। और इवन अलायंसेस वहाँ पे अभी हुआ है। देखें कि एक तो इंडिया ने वहाँ पे एक अलायंस करवाया, पहले बलोच मिलिटेंट्स को मिलाया था, उन्होंने ब्रास बनाए जिसमें BLA, BLF और BRA वाले थे। फिर बाद में 2020 में देयर वाज ए कंसोर्शियम ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ये ब्रास भी शामिल थी, टीटीपी वाले भी शामिल थे। सो वी हैव ऑलरेडी गिवन कि वहां से कि उनके प्रेजेंस की, उनके लोकेशंस और उनके सारा कुछ है। अभी जो ये रिपोर्ट आई है इसमें तो लिखा है कि वो नूर मौलवी महसूद को इतनी पे मिल रही है अफगान गवर्नमेंट की तरफ से और इनके वहाँ जहाँ प्रेजेंस वहाँ है, तो मतलब वो ऑलरेडी सबूत है। अमेरिकन ने अपना वहाँ पे कंसर्न शो किया। टॉम वेस्ट जो उनके यूनाइटेड स्टेट के स्पेशल एनवॉय ऑन अफगानिस्तान है और नंबर ऑफ ओकेजन उसने अपना कंसर्न शो किया और उसने कहा कि राइजिंग जो टेररिस्ट अटैक्स हैं वहाँ जिस तरीके से पाकिस्तान में हो रहे हैं, उन्होंने कहा ओरिजिनेट वहाँ अफगानिस्तान से कर रहे हैं। फिर देखें कि जो इंडियन प्रॉक्सी से इंडियन इन्फ्लुएंस तो अभी तक वहाँ पे है, तो देयरफॉर वो कोऑर्डिनेशन भी हो रही है। सही। तो मसूद साहब, अब ये तो सारे सबूत भी पाकिस्तान की तरफ से दे दिए गए हैं और पाकिस्तान तो वो मुल्क है जो कि ज़ाहिर इस दहशतगर्दी का एक बड़ा विक्टिम रहा है। हमेशा अमन व अमान की पाकिस्तान ने बात की, खित्ते में भी पाकिस्तान अमन चाहता है। अगर ये ऐसे अनासर के खिलाफ अफगान हुकूमत कोई कार्रवाई अपनी सरजमीन पर नहीं करती तो ये खित्ते के अमन के लिए भी नुकसान दें, खुद अफगानिस्तान के लिए भी नुकसान दें, फिर जो अफगानिस्तान के जिन ममालिक से ताल्लुकात हैं उन ममालिक से ताल्लुकात को भी ख़राब करने की ये कोशिश कर सकते हैं और वजह भी बन सकते हैं। जी एग्जैक्टली सही बात है। देखें कि एक तो फोकस ये है कि 23 में से 15 जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनका फोकस पाकिस्तान है। फिर अलायंस बना है इस्लामिक स्टेट खुरासान का टीटीपी के साथ, अल कायदा का टीटीपी के साथ है, फिर टीटीपी का अल कायदा इन सब कंटिनेंट है उनके साथ हैं, फिर अफगान तालिबान इसमें शामिल हैं। और फिर देखें इस्लामिक स्टेट जो खुरासान है ये ईस्टर्न अफगानिस्तान में इनकी प्रेजेंस है और बेसिकली ये थ्रेट कर रहे हैं सेंट्रल एशियन रीजन्स को। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसके प्रोग्राम से इजाज़त दी है। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।